हेलो वीवर्स, आज हम आपसे अपने YouTube सिलसिले स्टोरी चैनल पे अपनी पहली रोमांटिक दास्तान शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फग्गन और साहिबी की लाजवाल मोहब्बत। तो चलें वीवर्स, शुरू करते हैं अपनी दास्तान। फग्गन और साहिबी महरूती कबीले से ताल्लुक रखते थे और अलाबी गांव के रहने वाले थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे और बेइंतहा मोहब्बत करते थे। फग्गन महरूती कबीले का सबसे खूबसूरत जवान था। सफेद रंगत और गहरी भूरी आंखें थी। कबीले की हर लड़की उस पे दिलो जान से मरती थी, लेकिन वो था कि साहिबी पे फिदा था। फग्गन की निस्बत साहिबी सांवली रंगत की मालिक थी, लेकिन इसके बावजूद भी फग्गन उससे दिलो जान से मोहब्बत करता था। इसकी वजह थी कि दोनों के मिजाज एक दूसरे से बेइंतहा मिलते थे। वो एक दूसरे से किसी बात में भी इख्तलाफ ना करते, क्योंकि उनकी तमाम आदतें एक दूसरे की ही तरह थी। फग्गन एक किसान का बेटा था। फग्गन की माँ तो बचपन में ही गुजर गई। उसके घर में फग्गन की एक छोटी बहन भी थी। उसके बाप ने उन्हें बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उधर साहिबी के घर में साहिबी के माँ बाप और दो बड़े भाई, एक छोटी बहन थी। फग्गन और साहिबी के घर वाले उनकी मोहब्बत से बाखूबी वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इनकी मोहब्बत पे एतराज न उठाया। फग्गन और साहिबी के घर वालों के अलावा उनके पूरे कबीले को इनकी मोहब्बत का पता था। उस कबीले में भी कोई ऐसा फर्द ना था कि जो इनकी मोहब्बत पे एतराज उठाए, क्योंकि तमाम लोगों को ये इल्म था कि इनकी मोहब्बत पाक और साफ है। इनके गांव से थोड़ी ही दूर पहाड़ की चोटी पे एक सरसब्ज़ो शादाब खुला मैदान था, जहां फग्गन और साहिबी घंटों बैठकर एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे और परिंदों को दाना डाला करते थे। अक्सर ये दोनों उस पहाड़ पे जाते और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, प्यार मोहब्बत की बातों में गुम रहते और फिर अपने घर को लौट आते। एक दिन पहाड़ की चोटी पे फग्गन और साहिबी पत्थर पे बैठे हुए परिंदों को दाना डाल रहे थे कि अचानक से साहिबी को किसी कुत्ते की दर्द में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। साहिबी ने फग्गन से कहा, फग्गन तुमने कुछ सुना? लगता है कोई कुत्ता दर्द में करा रहा है। फग्गन ने कहा, हाँ साहिबी, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। वो दोनों मिलकर इधर उधर तलाश करने लगे कि आवाज किस सिमत से आ रही है कि अचानक साहिबी को पहाड़ से नीचे खाई में कुत्ता नजर आया। साहिबी ने फग्गन से कहा, फग्गन वो देखो, नीचे खाई में कुत्ता मौजूद है। फग्गन जल्दी से साहिबी के पास आया और नीचे देखा तो कुत्ता उसे भी नजर आया, जो शायद जख्मी था और उठ नहीं पा रहा था। फग्गन कुत्ते को ऊपर लाने के लिए बड़ी मुश्किल से खाई में उतरा और कुत्ते को उठाकर बड़ी ही मुश्किल से खाई से ऊपर लेकर पहाड़ की चोटी पर आया। जब फग्गन ने कुत्ते को नीचे उतार कर रखा तो दोनों ये देखकर तड़प उठे कि कुत्ते की एक टांग ही कटी हुई थी। साहिबी ने कहा, फग्गन ये कुत्ता बहुत प्यासा लग रहा है और भूखा भी है, जल्दी से इसे पानी पिलाते हैं। लेकिन फग्गन ने कहा, साहिबी पानी तो हमारे पास है, लेकिन इसको पिलाने के लिए बर्तन मौजूद नहीं। तो साहिबी ने कहा, तुम पानी मेरे हाथों में उंडेल दो, मैं इसे अपने हाथों से पानी पिलाती हूँ। फग्गन ने पानी साहिबी के हाथों में उंडेला और साहिबी ने कुत्ते को पानी अपने हाथों से पिलाया। कुत्ते ने भी पानी शेर होकर पिया। फिर साहिबी ने उस कुत्ते को रोटी के टुकड़े खिलाए जो वो परिंदों को डालने के लिए लाए थे। भूख के मारे कुत्ते ने जल्दी से वो सारे टुकड़े खा लिए। साहिबी ने कहा, फग्गन इसकी टांग से तो खून जारी है, इसे पट्टी बांधना पड़ेगी। फग्गन ने कहा, हमारे पास तो पट्टी मौजूद नहीं। तो साहिबी ने अपना दुपट्टा फाड़ा और उसकी पट्टी बनाई। दोनों ने मिलकर उस कुत्ते की टांग को पट्टी कर दी। कुछ देर वो कुत्ते के पास ही रुके रहे। फिर फग्गन ने कहा, साहिबी अगर तुम कहो तो हम इस कुत्ते को साथ ले चलें, इसे घर में रखकर इसकी मरहम पट्टी करेंगे। तो साहिबी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हम इसे साथ ले चलते हैं। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ता उनके साथ जाने को राजी ना था। फिर बिला आखिर साहिबी ने कहा, फग्गन इस कुत्ते को यहीं रहने दो, हम कल फिर आकर इसको नई पट्टी कर देंगे। और वो दोनों फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन फिर से साहिबी और फग्गन पहाड़ पर गए। इस बार कुत्ते के लिए अच्छा खासा खाने पीने का इंतजाम साथ करके ले गए और बांधने के लिए पट्टी भी साथ ले गए। उन्हें आता देखकर परिंदे हवा में उड़ने लगे और चहचहाने लगे। जब वो वहाँ पहुँचे तो कुछ परिंदे साहिबी के कंधों पर बैठ गए और कुछ फग्गन के कंधों पे। कुछ इर्द गिर्द बैठ गए और जमा हो गए उनके इर्द गिर्द सब परिंदे। शायद वो इस खुशी में थे कि हमारे लिए दाना लेकर फग्गन और साहिबी इस मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने जल्दी से दाना निकाल कर उन परिंदों को डालना शुरू किया, जो परिंदे खाना शुरू करने लगे। तो साहिबी की अचानक नजर पड़ी कि कुत्ता उसी मैदान में एक कोने में जाकर बैठा हुआ है। साहिबी ने फग्गन से कहा, फग्गन वो देखो, वही कुत्ता बैठा हुआ है। तो वो दोनों उस कुत्ते के पास पहुंच गए। उन्होंने बर्तन में पानी डालकर कुत्ते के आगे रखा तो कुत्ते ने पानी पीना शुरू कर दिया। फिर जो उसके लिए खाना लेकर आए थे
وہ اس کتے کو ڈالا، کتے نے وہ بھی کھا لیا۔ پھر صاحبی اور پھگن نے مل کر اس کو نئی پٹی کی۔ پھر پھگن اور صاحبی ایک پتھر پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ اچانک سے صاحبی نے کہا، پھگن وہ دیکھو بادلوں میں ہماری تصویر۔ پھگن نے چونک کر پوچھا، کہاں ہے صاحبی ہماری تصویر؟ تو صاحبی نے کہا، وہ دیکھو پھگن بادلوں کے دو ٹکڑے، ذرا غور سے دیکھو، ایک تم ہو اور ایک میں ہوں۔ جب پھگن نے دیکھا اس نے کہا، ہاں صاحبی تم صحیح کہہ رہی ہو، ایک تم ہو اور ایک میں ہوں۔ دونوں کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر آخر اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ہر روز وہ کتے کو نئی پٹی کرتے۔ اب کتا بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ان کے ساتھ چل کر ان کے گاؤں تک بھی آتا تھا۔ انہیں گاؤں میں چھوڑ کر کتا واپس پہاڑ کی چوٹی پر لوٹ جاتا تھا۔ اسی طرح پیار اور محبت کی وادیوں میں گھومتے پھرتے پھگن اور صاحبی کے دن کٹتے رہے۔ ایک دن اچانک پھگن کے باپ نے کہا، بیٹا کچھ سامان ضروری چاہیے، تم جا کر شہر سے لے آؤ۔ تو پھگن نے کہا، بابا جان میں صبح ہی چلا جاؤں گا۔ اگلے ہی دن پھگن اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر ان سے بہت دور تھا۔ کافی طویل سفر طے کرنے کے بعد شہر پہنچتا تھا انسان۔ پھگن شہر پہنچا، ضرورت کا سارا سامان خریدا اور اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آیا۔ ابھی آدھا ہی راستہ طے کیا تھا کہ ایک ویران راستے میں اسے کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ پھگن نے اپنا گھوڑا وہیں روک دیا اور اس آواز کی سمت متوجہ ہو گیا۔ کافی دور اسے ایک لڑکی گھوڑے پہ سوار دکھائی دی جو مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ اس کا گھوڑا بے قابو ہو چکا تھا اور اسے لے کر ایک گہری کھائی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر پھگن نے اپنے گھوڑے کو اس گھوڑے کی طرف دوڑایا اور اس کے قریب پہنچ گیا اور بڑی ہی مشکل سے وہ اس لڑکی کے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس کے گھوڑے کو قابو کر کر روک دیا اور لڑکی کو گھوڑے سے نیچے اتارا جو کہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ پھگن نے اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا۔ جیسے ہی اس کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر پھگن کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کے ہوش مکمل بحال ہوئے تو پھگن نے اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میرا نام شینا ہے اور میں شینا قبیلے کے سردار کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر پھگن نے کہا، آپ کا قبیلہ تو بہت ہی امیر ہے۔ یہ سن کر شینا نے سوال کیا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ تو پھگن نے بتایا، میں مہروتی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور علابی گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں۔ پھر شینا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں کیونکہ اب اس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو پھگن نے کہا، ضرور، آپ کی مدد کرنا تو میرا فرض ہے۔ پھر پھگن نے اپنے گھوڑے سے کہا، تم سامان لے کر گھر چلے جاؤ، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ جواب میں پھگن کے گھوڑے نے نہ میں سر ہلایا اور اسے اصرار کرنے لگا کہ تم میرے ساتھ ہی چلو۔ پھگن نے بہت ہی لاڈ پیار سے اسے سمجھا کر گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شینا کہنے لگی، تمہارا گھوڑا تو بہت ہی نخرے والا ہے۔ جواب میں پھگن نے کہا، نخرے والا کیوں نہ ہو، ہم اسے لاڈ پیار ہی بہت کرتے ہیں۔ پھر پھگن نے شینا کو گھوڑے پہ سوار کیا اور شینا قبیلے کی طرف لے کر روانہ ہو گیا۔ جب اس کی حویلی کے باہر پہنچا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے پھگن نے اتنی بڑی حویلی اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ شینا کو آتا دیکھ کر اس کے ماں باپ اور اس کے تمام نوکر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شینا کے ماں باپ نے کہا، بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے لیے ہم بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ شینا نے کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں لے کر اندر چلیے۔ پھر شینا نے اپنے ماں باپ کو تمام واقعہ بیان کیا تو شینا کے ماں باپ نے پھگن کا بے انتہا شکریہ ادا کیا۔ حویلی کے اندر پہنچ کر پھگن کو کھانا کھلایا۔ کافی دیر پھگن وہاں وقت گزارنے کے بعد اب اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا تو شینا کے گھر والوں نے اسے بہت ہی قیمتی تحائف سے نوازنا چاہا لیکن پھگن نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر پھگن کو انہوں نے اپنی ذاتی بگی میں بٹھا کر پھگن کے گھر تک چھوڑا۔ اگلے دن پھگن صاحبی سے ملا اور تمام بات صاحبی کو سنا دی۔ یہ سن کر صاحبی نے کہا، پھگن تم نے بہت اچھا کیا جو ایک مصیبت زدہ کی مدد کی۔ ادھر شینا قبیلے سے لوٹنے کے بعد پھگن اپنے گھر تو پہنچ گیا لیکن ادھر شینا پھگن کی یادوں میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ہر وقت
शीना को फग्गन के ही ख्याल आते और उसने तय कर लिया कि अगर शादी करूंगी तो फग्गन से ही करूंगी, क्योंकि दिल ही दिल में वो फग्गन को चाहने लगी। कुछ दिनों के बाद शीना ने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए फग्गन के घर भेजूंगी। फिर शीना ने सोचा कि पहले मैं अपने सलाहकार से मशवरा कर लूं, जिससे शीना और उसके माँ बाप मशवरा किया करते थे। शीना ने सलाहकार को बुलाया और उसे सारी बात बयान की तो सलाहकार ने कहा, अपने माँ बाप को भेजने से पहले एक दफा तुम खुद जाकर फग्गन से मिल लो और उसका जवाब सुन लो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे माँ बाप को इनकार कर दे और पूरे कबीले में तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद शीना ने कहा, तुम ठीक कहते हो, पहले मैं एक दफा खुद मिल लूं और उसका जवाब सुन लूं। अगले ही दिन शीना मेहरूती कबीले में फग्गन के घर जा पहुंची। उस वक्त फग्गन के घर में उसका बाप और बहन मौजूद थे। फग्गन के घर में शीना उनसे मिली और अपना तारुफ करवाया। फग्गन के बाप ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मुझे फग्गन ने सब बताया है। तो शीना ने कहा, मैं फग्गन से मिलने आई हूँ, मुझे उससे कोई जरूरी काम है। तो फग्गन के बाप ने कहा, इस वक्त तो वो खेतों में काम कर रहा है, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुला लाता हूँ। तो शीना ने कहा, बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद जाकर उसे वहीं खेतों में मिल लूंगी। आखिर शीना खेतों में जा पहुंची और फग्गन से जाकर मिली। फग्गन उसे देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, आप और यहाँ? तो शीना कहने लगी, क्यों, जहाँ तुम हो वहाँ मैं नहीं आ सकती? फग्गन ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, चले मेरे घर चलते हैं। तो शीना ने कहा, मैं तुम्हारे घर से ही आ रही हूँ, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती हूँ और कोई जरूरी बात करना चाहती हूँ। तो फग्गन ने कहा, जी आप जो जरूरी बात करना चाहती हैं वो पूछ सकती हैं। तो शीना ने कहा, फग्गन मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हें अपने कबीले का सरदार बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर फग्गन कुछ देर खामोश रहा, फिर खामोशी को तोड़ते हुए शीना से कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। शीना ने पूछा, कौन है वो? तो फग्गन ने कहा, साहिबी, वो मेरे ही कबीले की है और हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक दूसरे को बचपन से ही चाहते हैं और बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो शीना ने कहा, अच्छा हुआ, मेरी गलत फहमी दूर हो गई। ये सुनकर शीना ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वापस लौट आई। शीना वहाँ से वापस तो लौट आई, लेकिन उसकी बेकरारी और बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो हर हाल में हर कीमत पे फग्गन को हासिल करना चाहती थी। उसने सलाहकार को बुलाया और सारी बात सलाहकार को बताई। फिर कहने लगी, चाहे कुछ भी हो, मैं फग्गन को हर हाल में हर कीमत पे हासिल करना चाहती हूँ। ये सुनकर सलाहकार ने कहा, वो लड़की कौन है, उसका नाम बताइए और कहाँ की रहने वाली है। तो शीना ने कहा, उसका नाम साहिबी है, वो माहरूती कबीले से ताल्लुक रखती है और अलाबी गांव की रहने वाली है। तो सलाहकार ने कहा, आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको आपके मसले का हल ढूंढकर बताता हूँ। फिर 2 दिन के बाद सलाहकार शीना से दोबारा मिला और कहने लगा, मैंने तुम्हारे मसले का हल ढूंढ लिया है। तो शीना ने कहा, वो क्या? तो सलाहकार ने कहा, तारा। शीना ने पूछा, ये तारा कौन है? तो सलाहकार ने बताया कि ये साहिबी की बहुत ही करीबी सहेली है, मैंने साहिबी को रास्ते से हटाने के लिए उसे अपने साथ मिला लिया है। तो शीना कहने लगी, वो तो साहिबी की सहेली है, फिर हमारा साथ क्यों देगी? तो सलाहकार ने कहा, पैसा किसी भी इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है, मैंने भी उसे एक मोटी रकम देने का वादा किया है और उसमें से कुछ पैसे उसको अदा कर भी दिए हैं। शीना ने कहा, पैसों की तुम फिक्र ना करो, जितने भी पैसे जरूरत पड़े मैं दूंगी, लेकिन ये सब होगा कैसे? तो सलाहकार ने कहा, मैंने एक किराए का कातिल तैयार कर रखा है, तारा साहिबी को लेकर उस मकाम पर आएगी जहां वो कातिल उसका पहले इंतजार कर रहा होगा, साहिबी के वहां पहुंचते ही उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। ये सुनकर शीना ने कहा, बहुत खूब, जो भी करना है जल्दी कीजिए। अगले दिन मामूल के मुताबिक फग्गन और साहिबी पहाड़ की चोटी पर उस खुले मैदान में जा पहुंचे, लेकिन आज साहिबी के चेहरे पे उदासी नुमायां थी। उसकी बातें करने वाली आंखें आज खामोश थीं और चेहरा बेहद अफसुर्दा था।
ना वो आज आसमान की तरफ बादलों को देख रही थी और ना ही चहचहाते हुए परिंदों को देख रही थी। आज वो सिर्फ फग्गन के चेहरे की तरफ ही देखती। जितनी बार वो फग्गन के चेहरे की तरफ देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। आखिर फग्गन ने साहिबी का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़कर उससे पूछा, साहिबी क्या बात है, आज तुम कुछ उदास और परेशान दिखाई दे रही हो। तो साहिबी ने कहा, फग्गन ना जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी। फग्गन ने कहा, साहिबी ऐसे वसवसे दिल में लाने की जरूरत नहीं, हमें तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती। लेकिन साहिबी के चेहरे की उदासी मुसलसल बढ़ती ही जा रही थी। फग्गन ने उसका दिल बहलाने की कई नाकाम कोशिशें की लेकिन उसका दिल ना बहला। कुछ देर के बाद साहिबी ने कहा, चलो फग्गन घर चलते हैं, आज मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो फग्गन ने भी वहाँ रुकने के लिए साहिबी को ज्यादा इसरार ना किया। वो दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन सुबह साहिबी पानी भरने के लिए चश्मे पे गई तो चश्मे पे उसकी वही सहेली तारा भागती हुई साहिबी के पास आई और कहने लगी, साहिबी मेरे साथ जल्दी चलो, फग्गन घोड़े से गिरा है और शदीद जख्मी हो गया है। ये सुनना था कि साहिबी के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो बिना कुछ सोचे समझे तारा के साथ चल पड़ी। उन दोनों को यूं जाता हुआ देखकर वही लंगड़ी टांग वाला कुत्ता उनके पीछे चलने लगा। तारा उसे लेकर अपने साथ एक सुनसान मुकाम पर जा पहुंची। वहां जाकर तारा रुक गई तो साहिबी ने पूछा, तारा कहाँ है फग्गन? तो अचानक वही कातिल हाथ में खंजर लिए उसके सामने आ गया। इससे पहले कि साहिबी कुछ समझ पाती, उस कातिल ने खंजर एकदम से साहिबी के सीने में उतार दिया। कुत्ता दूर से ये सारा मंजर देख रहा था। कुछ ही लम्हों में साहिबी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और दम तोड़ते हुए उसकी आंखों में फग्गन का ही चेहरा था। फिर उन्होंने साहिबी की लाश को उठाकर पत्थरों के नीचे दफन कर दिया और वहां से फरार हो गए। उधर आज फग्गन का दिल भी बड़ा ही उदास और बेचैन था, जैसे उसे साहिबी पुकार रही है। वो जल्दी से उठा और दाना लेकर उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गया, ये सोचकर कि शायद साहिबी मेरा वहाँ इंतजार कर रही है। जब फग्गन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ साहिबी मौजूद ना थी। हर तरफ फिजा खामोश थी। फग्गन ने जल्दी से वहाँ दाना बिखेर दिया और घर को लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो साहिबी के घर वाले फग्गन से मिले और पूछने लगे, फग्गन क्या तुमने साहिबी को देखा है? सुबह वो पानी भरने के लिए चश्मे पे गई लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर फग्गन का दिल बैठ गया। उसने कहा, मैंने साहिबी को नहीं देखा। फिर सब मिलकर साहिबी को तलाश करने लगे। पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन साहिबी का कुछ पता न चला। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई साहिबी को तलाश करते करते। सब अपने घरों को लौट गए लेकिन फग्गन पागलों की तरह साहिबी को जगह जगह तलाश करता रहा और आवाजें देता रहा। इसी तरह साहिबी को तलाश करते करते सारी रात गुजर गई और सुबह हो गई लेकिन साहिबी ना मिली। फग्गन के दिल में एक बार फिर से ख्याल आया कि शायद पहाड़ के उसी मकाम पर साहिबी मेरा इंतजार कर रही हो। वो जल्दी से अपने घर गया और घर से दाना परिंदों के लिए लिया और पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। जब पहाड़ पर पहुंचा तो साहिबी को वहां मौजूद ना पाया। आज परिंदे भी बड़ी खामोशी से मैदान में बैठ गए बिना चहचहाए। फग्गन ने परिंदों को दाना डाला लेकिन जैसे परिंदों ने दाना खाने से इनकार कर दिया। फग्गन फिर उसी पत्थर पर बैठकर जहां साहिबी के साथ वो बैठता था रोने लगा और फरियादें करने लगा। इतनी देर में वही कटी टांग वाला कुत्ता फग्गन के करीब आया और उसे कुछ बताने की कोशिश करने लगा लेकिन फग्गन ने उस पे कोई तवज्जो ना दी। वो बस साहिबी को याद कर रहा था और ज़ारो कतार रो रहा था। अचानक फग्गन को साहिबी की आवाज आसमान की तरफ से सुनाई दी तो उसने चेहरा उठाकर बादलों की तरफ देखा तो उसे अपनी और साहिबी की तस्वीर नजर आई। साहिबी की आंखों में आंसू थे और वो कहने लगी, फग्गन इस कुत्ते की तरफ तवज्जो दो, ये तुम्हें कुछ बताना चाहता है। एकदम चौंक कर फग्गन ने कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ते की आंखों में आंसू थे। फग्गन जमीन पर बैठ गया और शफकत से कुत्ते के सर पे हाथ फेरते हुए कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त क्या तुम मेरी साहिबी के बारे में कुछ जानते हो? तो कुत्ते ने हाँ में सर हिलाया। ये कहकर कुत्ता आगे चलने लगा। फग्गन ये देखकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। कुत्ता उसे लेकर उसी मकाम पर जा पहुंचा जहां साहिबी पत्थरों में दफन थी। वहां पहुंचकर कुत्ते ने अपने पंजे के साथ उन पत्थरों को हटाने की कोशिश की। ये देखकर फग्गन समझ गया कि जरूर इन पत्थरों में कुछ है जिसे ये निकालना चाह रहा है। फग्गन आगे
आगे बढ़ा और जल्दी से पत्थर हटाने शुरू कर दिए। अभी चंद पत्थर ही हटे थे कि साहिबी का चेहरा सामने नजर आ गया। उसने जल्दी से बाकी के पत्थर हटाए और देखा कि साहिबी की लाश पत्थरों के नीचे है, जिसके सीने में खंजर पेवस्त है। ये मंजर देखकर फग्गन के तो जैसे होश उड़ गए। वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा और साहिबी की लाश को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, साहिबी तुम्हारे बगैर अब मैं भी जी नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें जिसने कत्ल किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर फग्गन ने साहिबी की लाश को हाथों में उठाया और लेकर गांव की तरफ आ गया। फग्गन की बाजुओं में साहिबी की लाश देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। हर फर्द रोने लगा। हर इंसान यही सवाल कर रहा था, फग्गन साहिबी को क्या हुआ? लेकिन फग्गन जैसे बुत बन चुका था, किसी के सवाल का जवाब न दिया और उसकी लाश को उठाए घर जा पहुंचा। बहुत सी आहों और सिसकियों के बाद आखिर साहिबी की लाश को दफन कर दिया गया। इस दर्द और तकलीफ के बाद जब फग्गन कुछ संभला तो उसके जहन में ख्याल आया, अगर कुत्ते ने साहिबी की लाश को देखा था तो यकीनन इसने उसके कातलों को भी देखा होगा। फग्गन जल्दी से उठा और उस कुत्ते की तलाश में घर से निकलने लगा तो देखा कि कुत्ता उसके घर के बाहर ही मौजूद है, जैसे वो खुद फग्गन को तलाश कर रहा था। फग्गन ने कुत्ते से एक बार फिर से पूछा, ऐ मेरे दोस्त, अगर तुमने साहिबी की लाश को देखा था तो यकीनन उसको मारने वाला जो था उसको भी तुमने देखा ही होगा। तो कुत्ते ने हाँ में सर हिलाया। तो फग्गन ने कहा, बस तुम एक बार मुझे साहिबी का कातिल दिखा दो। तो कुत्ता चश्मे की तरफ चल पड़ा। फग्गन ये देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। अभी वो चश्मे से थोड़ा ही दूर था कि देखा कि तारा पानी भरकर चश्मे से वापस लौट रही है। कुत्ते ने जब तारा को देखा तो उसको भौंकना शुरू कर दिया और काटने के लिए दौड़ा। ये मंजर देखकर फग्गन समझ गया कि तारा ने ही मेरी साहिबी को मारा है। फग्गन ने तारा का रास्ता रोककर तारा से कहा, तारा तुमने मेरी साहिबी को क्यों मारा है? उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ये सुनकर तो जैसे तारा के होश ही उड़ गए। वो डर से कांपने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने तो साहिबी को कत्ल नहीं किया, उसको तो शीना ने कत्ल करवाया और एक किराए के कातिल ने उसे कत्ल किया। मैंने तो सिर्फ साथ दिया साहिबी को वहां तक पहुंचाने के लिए। ये सुनना था कि फग्गन ने अपना तेज धार खंजर निकाला और एक ही वार में तारा की गर्दन काट दी और उसकी लाश को वहीं फेंक कर अपने घर लौट आया। अपनी तलवार निकाली, अपने घोड़े पर सवार होकर शीना कबीले की तरफ रवाना हो गया। घोड़ा हवा से बातें करता हुआ शीना कबीले में जा पहुंचा। जब शीना की हवेली के बाहर पहुंचा तो पहरेदार से कहा, शीना से कहो फग्गन आया है। शीना ये सुनकर दौड़ी हुई बाहर चली आई और एकदम से कहने लगी, फग्गन तुम और यहाँ? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। तो जवाब में फग्गन ने शीना से सिर्फ इतना कहा, क्यों मरवाया है मेरी साहिबी को? वो तो बहुत मासूम थी, उसका क्या कसूर था? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो जवाब में शीना ने कहा, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था जिसे मैंने निकाल दिया। बस ये सुनना था कि फग्गन ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में तलवार शीना के सीने के पार कर दी। एक ही झटके में शीना का सफाया कर दिया। ये मंजर देखकर शीना के सिपाहियों ने फग्गन पर हमला कर दिया। वो इस लड़ाई में शदीद जख्मी हो गया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। फग्गन को लगने वाले जख्म बहुत गहरे थे। अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि फग्गन की रूह परवाज कर गई और अपनी साहिबी से जा मिली। फग्गन का घोड़ा उसकी लाश को लेकर घर जा पहुंचा। फग्गन की लाश को देखकर एक बार फिर से पूरे घर में और गांव में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार थी। पूरे कबीले में एक बार फिर से फग्गन और साहिबी का नाम दोहराया गया। तो विवस, इस तरह दो जिस्मों का तो इख्तिताम हुआ, लेकिन एक लाजवाल मोहब्बत का आगाज हो गया। आज भी उस मकाम पर परिंदे चहचहाते हैं जहाँ कभी फग्गन और साहिबी एक दूसरे से मिला करते थे। आज भी उन हवाओं में फग्गन और साहिबी की खुशबू महसूस की जाती है। उन फिजाओं में, उन वादियों में आज भी फग्गन और साहिबी की आवाजें सुनाई देती हैं। विवस, मोहब्बत छीनी नहीं जाती, मोहब्बत हासिल की जाती है। तो चलें इख्तिताम करते हैं अपनी आज की इस दास्तान का। बहुत जल्द हम आपके लिए अपनी नई स्टोरी लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।